अब फ्रेम में दो चिड़िया आती हैं एक कागज पढ़ते हुए। उस पे लिखा है, बहुत समय पहले एक गांव में एक ईमानदार लकड़हारा और एक परी रहते थे। लेकिन वो परी अपने स्वर्ग वापस नहीं जा पाई क्योंकि उसका पंख वाला रस्सा विंग रोप खो गया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब एक दिन लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था और अचानक उसे परी की आवाज सुनाई देती है। असल में परी घर साफ कर रही थी और उसे अपना रस्सा मिल गया। परी तो खुश हो गई, लेकिन लकड़हारे के चेहरे का रंग उड़ गया। परी ने बताया कि ये रस्सा तो उनके नाक के नीचे ही छुपा था, अलमारी के पीछे, और सवाल भी पूछा, अरे भला इसे वहाँ कौन रखेगा? बेचारा लकड़हारा सर झुका लेता है क्योंकि वही था जिसने इसे छुपाया था। असल में बात ये थी, एंजल्स अपने रस्से के बिना हेवन नहीं जा सकती, तो लकड़हारे ने चालाकी दिखाते हुए तब चुरा लिया था जब परी नहा रही थी। उसने सोचा, अब ये यहीं रहेगी और मेरे साथ इंसानों की दुनिया में फंसी रहेगी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि परी को ये चाल शुरू से पता थी। चाहती तो उसी दिन निकाल लेती, पर उसने मजा लेने के लिए चुप्पी साध ली। अब परी लकड़हारे को छेड़ने लगती है, क्या तुमने जानबूझकर छुपाया ताकि मैं यहीं रहूं? लकड़हारा बेचैन हो गया और मान लिया, हाँ, और वो भी प्यार के चक्कर में। वो माफी भी मांग लेता है और कहता है, ये सब लव के नाम पर किया था। परी को हैरानी होती है कि ये बिना बहाने के सब मान भी गया, लेकिन जाने के बजाय वो एक अजीब सा फेवर मांगती है, जब हम साथ हों तुम अपने चश्मे मत पहनना। लकड़हारे को झटका, अरे इनके बिना मैं तो देख ही नहीं सकता। फिर परी गलती से चश्मा पानी में गिरा देती है। अब तो काम तमाम। परी हंसते हुए कहती है, वैसे भी मैं तुम्हारे चश्मे पसंद नहीं करती। मैं तो कब से इशारे कर रही थी पर तुम समझे ही नहीं। असल में हेवन लौटने का तो उसका कोई इरादा ही नहीं था। बस शर्त ये थी कि लकड़हारा चश्मा हटा दे तो वो हमेशा यहीं रहेगी। सीन बड़ा रोमांटिक बन रहा है। परी लकड़हारे के गालों पर हाथ रखती है, धीरे धीरे उसकी तरफ झुकती है। लग रहा है जैसे किस होने ही वाली है। और तभी धड़ाम, पानी से निकलकर ग्रेट माउंटेन स्पिरिट प्रकट हो जाता है, हाथ में दो जोड़ी चश्मे लिए हुए। इनमें से कौन सा तुम्हारा है? अचानक लकड़हारा चिल्लाता है, इनमें से कोई भी नहीं। और कट्टू जिया अस्पताल के बेड पर आंख खोलती है। पता चलता है कि ये सब सपना था। वो कंफ्यूज है, ये इतना अजीब सपना क्यों आया? असल में लकड़हारे वाली असली कहानी तो ऐसे खत्म होती है कि वो और परी मिलकर टाइगर्स को चिपचिपे चावल के केक बेचने का बिजनेस शुरू कर देते हैं। अब जिया फोन पर अपनी माँ को कॉल करती है और ट्रक वाली घटना बताती है। माँ डर जाती है, लेकिन जिया कहती है, अरे कोई बड़ी बात नहीं थी, ट्रक मेरे सामने रुक गया था और बस छूते छूटे निकल गया। असल में जिया इन दिनों जॉब हंट कर रही है तो थकी हुई है। डॉक्टर कहता है, अपने गार्जियन को इन्फॉर्म कर दो। जिया कहती है, हाँ मम्मी को बता दूंगी। लेकिन माँ कहती है, अरे अब तुम्हारा गार्जियन तो मिंचोल है। और तभी मिंचोल अस्पताल में एंट्री मारता है, पसीने में तर, सीधा पूछता है, तुम ठीक हो? जिया हाँ कहती है, लेकिन तभी मिंचोल की नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसने जिया को चोट पहुंचाई थी, और उसका चेहरा एकदम खतरनाक हो जाता है। मिंचोल सामने जाकर धमकी के अंदाज में पूछता है, तू ही है जिसने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाई? बेचारा आदमी डर के मारे माफी मांग लेता है। डॉक्टर मिंचोल को शांत करता है और कहता है, पहले फैमिली मेंबर के सिम्पटम्स पर बात कर लें। जिया को याद आता है कि अब मिंचोल उसका फैमिली है, मतलब जब चाहे वो उसके पास होगा। मिंचोल कंफर्म करता है कि जिया ठीक है, लेकिन जाने की बजाय वहीं रुकना चाहता है। कुछ देर बाद वो काम पर लौट जाता है, लेकिन जिया के मन में ख्याल आता है, काश थोड़ा और रुक जाता। सीन बदलता है, जिया अस्पताल में चल रही है और अब उसका फोकस है जॉब ढूंढने पर। तभी वो एक स्पोर्ट्स कार के पास खड़े येन टू से टकरा जाती है। जिया सोचती है, वाह ये गाड़ियाँ कितनी महंगी होती हैं, पास भी मत जाना। लेकिन अब उसे पता चल गया कि इन्हें चलाने वाले लोग कौन होते हैं। जैसे ही वो पास से गुजरती है, हवा उसके बाल चेहरे पर उड़ाती है और येन टू खांसता है, शायद मुझे अपनी दूसरी कार लेनी चाहिए थी। जिया हैरान, अरे तुम्हारे पास दूसरी कार भी है?
येंटू बताता है हाँ, कई हैं, लेकिन सब रेंट की। जिया सोचती है मैं तो समझी थी ये लॉटरी जीत गया। येंटू हंसकर कहता है लॉटरी तो मैं तब जीता जब तुमसे मिला। जिया गुस्सा हो जाती है, ये सस्ते पिकअप लाइंस बंद कर। फिर येंटू सीरियस होकर पूछता है तुम सूट पहनकर कहाँ जा रही हो? जिया कहती है इंटरव्यू पर, पैसे चाहिए। येंटू हैरान, अरे तुम्हें तो वोथर वाली कमाई से काफी पैसे मिले थे, सब उड़ गए क्या? जिया टालने के लिए कहती है बहुत कुछ हो गया हाल में, अब बस थोड़े बचे हैं। येंटू हंसता है, वाह जिया हान अब बिल भरने के लिए नौकरी करने वाली है। इससे पहले कि वो कुछ और बोले, जिया मिडिल फिंगर दिखाकर कहती है मैं लिखने वाली नहीं हूँ अब। येंटू कहता है पर तुम्हारे अंदर तो अभी भी राइटर वाली स्पिरिट है। फिर यिन कैफे की बात छेड़ता है। मुझे एक अमीर बंदा पता है जो बस शौक के लिए कैफे चलाता है। कस्टमर कम आते हैं लेकिन सैलरी जबरदस्त देता है। जिया हैरान, ऐसा भी होता है? येंटू मुस्कुराकर अपना विजिटिंग कार्ड देता है। अगर दिलचस्पी हो तो मुझे कॉल करना, मैं इंटरव्यू सेट कर दूंगा। जिया घर की तरफ चल रही है और सोच रही है कैफे का ऑफर तो अच्छा है, लेकिन मैं किसी की कैफे में काम करूं, इससे तो मेरा प्राइड हर्ट होगा। तभी उसकी नजर पड़ती है, मिंचोल वहां खड़ा है, फोन देख रहा है। जिया समझ जाती है, ये तो यहीं खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था ताकि हम साथ में घर चलें। वो खुश होकर दौड़ पड़ती है मिंचोल की तरफ। मिंचोल उसे देखकर चौंक जाता है। अरे तुम? जिया मजाकिया अंदाज में मिंशियल से पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। मिंशियल बस हाँ कह देता है। तब जिया पूछती है, तुम्हारे दिमाग में सब ठीक तो है? क्योंकि उसने ठीक से कुछ समझाया ही नहीं। फिर उसे एहसास होता है कि वो पब्लिक में है, सब लोग देख रहे हैं और उसका पीरियड भी चल रहा है, तो जिया थोड़ी पीछे हट जाती है। लेकिन मिंशियल आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है और पूछता है कि वो उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। जिया कहती है कि उसका फोन साइलेंट पर था, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाई। मिंशियल इस वजह से परेशान था। जिया कंफर्म करती है कि वो ठीक है, लेकिन चाहती है कि ये हक खत्म हो जाए क्योंकि लोग देख रहे हैं। मिंशियल जिद करता है कि हक थोड़ा और चले। मिंशियल हमेशा उसके साथ इतना अच्छा रहता है कि जिया को बुरा लगता है कि उसने उसे टेंशन में डाल दिया। वो सोचती है कि अपना ईगो छोड़कर मिंशियल को टेंशन से बचाना चाहिए, इसलिए वो कहती है कि उसे कैफे में जॉब मिल गई है, यानी अब वो बेरोजगार नहीं रहेगी। कल से वो काम पर जाएगी और सुझाव देती है कि आज बाहर जाकर सेलिब्रेट करे। जिया खुश होती है कि अब मिंशियल चिंतित नहीं है। उसे मुस्कुराते देखना उसे परेशान देखने से कहीं अच्छा है। अगले दिन जिया इंटरव्यू देने पहुंचती है और ओनर हैरान होता है कि जिया टाइम पर आ गई। लेकिन जिया को शॉक लगता है क्योंकि ओनर और कोई नहीं बल्कि येट है। रिकैप, जिया की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि काम करना कितना जरूरी है, लेकिन उसे अब तक मिले सारे जॉब ऑफर पसंद नहीं आए थे। तभी उसे अपने पुराने बॉस का कॉल आया जो उसे जॉब के लिए बुला रहा था। जिया को ऑफर तो अच्छा लगा, लेकिन उसने समझा ही नहीं कि ये येट है। जब जिया सोच रही थी कि क्या करे, तभी येट उसका रिज्यूमे पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि उसने कॉलेज छोड़ दिया था, 2 साल कॉल सेंटर में काम किया था, कुछ पार्ट टाइम जॉब्स की थीं, लेकिन कोई लंबा चौड़ा वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है इंटरव्यू रूम में। जिया बैठी है और सामने है युनजू, वही पुराना बॉस। जिया सोच में डूबी है कि इतने सालों बाद इनसे कैसे बात करे, लेकिन युनजू उसकी सोच तोड़ते हुए कहता है, अरे टेंशन मत लो, मैं वैसे भी सीरियस नहीं था तुम्हें हायर करने में। जिया हक्का बक्का रह जाती है और तभी युनजू उसकी रेज्यूमे को देखते देखते अचानक चश्मा उतार देता है। फिर वो शॉक्ड, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिया शादीशुदा है। और सुनो, युनजू को याद आता है कि जिया ही वो इंसान थी जिसने कॉलेज में उसके लिए कई अच्छे पल बनाए थे। और वो पुराना हेयर कलर तक नोटिस कर लेता है। मतलब भाई अब भी पास्ट से पूरी तरह मूव ऑन नहीं किया है। जिया बताती है कि उसका पति उसका बचपन का दोस्त है। युनजू पूछता है, शादी कैसे हुई? जिया बात टाल देती है
और प्रूफ के लिए हनीमून की फोटोज दिखा देती है। टैक्सी में बैठने से पहले जिया कहती है, मजा आया, फिर मिलते हैं। युंजू मुस्कुराकर उसे घर सुरक्षित पहुंचने को कहता है। घर पहुंचते ही पार्टी मोड, क्योंकि जॉब मिल गई। उधर मिचुल एक पुरानी तस्वीर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। जिया भी स्माइल देती है, जैसे कह रही हो, भाई ये सब 4D चेस का हिस्सा था, यानी मास्टर प्लान। फिर केक कटिंग सीन। जिया और मेंचुल कैंडल बुझा रहे हैं और मंडे आ चुका है। अब सेकेंड कैफे में नई जॉब का पहला दिन। युंजू स्टाफ से जिया का इंट्रो करवा रहा है और बताता है कि वो दोनों कॉलेज में साथ थे। टीम में सबसे पहले है सी यूली, टॉप बरिस्ता। अगर कुछ समझना है तो इन्हें पूछो। अगला इंट्रो है नारी का, और जिया जैसे ही उसे देखती है, शॉक्ड, क्योंकि यही वो लड़की है जिसने जिम में मेचुल को पटाने की कोशिश की थी। नारी 25 साल की है और पब्लिक में घूमते हुए 7 मिनट एक्स्ट्रा लेती है ताकि लोग उसकी तारीफ कर सकें। मतलब पूरी सेल्फ लव क्वीन। और हाँ, सेकेंड कैफे का फायदा यह है कि यहाँ बेहतरीन बेनिफिट्स हैं। पिछला मैनेजर गया तो नारी को लग रहा था कि अब वही मैनेजर बनेगी, लेकिन जिया आ गई। नारी युंजू से शिकायत करती है, भाई मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। फिर भी युंजू सीधा बोल देता है, ओनर मैं हूँ, जो चाहूँ करूँ, स्किल इश्यू। यानी नारी का गेम वहीं हैरान। ये जिया के पास हॉट हस्बैंड भी है और फेमस अथर की दोस्त भी। माहौल अजीब होने से पहले नारी जिया से माफी मांगती है कि जिम वाली घटना को भूल जाएं।